यहाँ देखो, आपका कौन सा चैप्टर है? 9। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम क्या है बोलिए? एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी लंबा नाम है चैप्टर का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। आप सबसे पहले कि आप इसको पढ़े, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि अलजेब्रा क्या होता है। कौन बताएगा? मैंने पहले भी बताया, अलजेब्रा क्या होता है। कोई बताएगा मुझे? पूरी क्लास में से है कोई मेरी क्लास में इतना होनहार बच्चा? व्हाट इज अलजेब्रा? मैंने क्लास 6 में तुम्हें पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। याद है, अलजेब्रा जो है वो मैथ्स की एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स है। क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स। इसके अलावा भी मैंने आपको कोई ब्रांच ऑफ मैथ्स पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। वेरी गुड। पहला चैप्टर जो आपने करा था वो एरिथमेटिक का था। क्या था? एरिथमेटिक। एरिथमेटिक भी मैथ्स की एक ब्रांच है। ब्रांच माने मैथ्स को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। जैसे जब तुम छोटे थे या जब तुम अभी पढ़ते हो तो तुम्हारी साइंस की बुक का नाम सिर्फ साइंस है, उसके अंदर ही तुम सारे चैप्टर पढ़ते हो। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, 11th-12th में जाओगे, तो उसी साइंस की बुक के अलग अलग पार्ट कर दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आगे जाके बायोलॉजी के भी 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये क्यों किया जाता है कि आगे आपका सिलेबस बढ़ रहा है, तो इतना सारा आप एक ही बुक में नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसको कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ब्रांच में बांट दिया गया है और बच्चा उसी स्ट्रीम में जाता है जिसको वो पढ़ना चाहता है। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको बायोलॉजी पढ़नी है, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो उसको बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत है, वो पढ़ेगा, साथ में मैथ्स पढ़ेगा। तो पढ़ने की सुविधा के हिसाब से जब सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं, उसका उसी के अलग अलग नाम हो जाते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में पढ़ने की सुविधा के हिसाब से चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। तो जब हम खाली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स का ही डिवीज़न, नंबर्स का ही एडिशन, नंबर्स का ही सब्ट्रैक्शन, तो उसको कहते हैं कि हम कौन से टाइप के चैप्टर्स पढ़े? एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो सिर्फ नंबर से डील करती है, वहाँ नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, वो एरिथमेटिक का चैप्टर था। क्या था? एरिथमेटिक। समझ में आया? अब उसके बाद आपने कुछ चैप्टर और पढ़े, जैसे आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि वो आपका हट गया चैप्टर, पर वो किसके अंदर आता है? ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री में भी वो किसके अंदर आता है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको कोई फिगर दिया है, उसमें आपको कुछ प्रूव करना है, वो आपके 9th से स्टार्ट होंगे, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्री के। इसमें भी तो है एक और चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल था, कौन सा था? हाँ, 3rd चैप्टर, हाँ, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल तो जो था वो ज्योमेट्री का चैप्टर था। लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री था वो चैप्टर का नाम ही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, वो है भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंडर ही आता है। ठीक है, समझ गए? तो ये होते जो जैसे आपसे कहते हैं एक सर्कल ड्रॉ करो, फलाना करो, दिमागा करो, ये किसका था? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब आगे जब 9th में आप पहुँचोगे तो ट्राइंगल्स चैप्टर आएगा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आएगा, लाइन्स और एंगल्स के बारे में आप पढ़ते हैं। एंगल्स के बारे में जो आप पढ़ते हो वो ज्योमेट्री का चैप्टर, तो वो मैथ्स की कौन सी ब्रांच है? ज्योमेट्री। नंबर्स के बारे में जो पढ़ते हो एरिथमेटिक। और जहाँ पर आप नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स के भी यूज़ करते हैं, जैसे A, B, C, लेट द एज ऑफ रवि इक्वल्स टू X, लेट एज ऑफ राजू इक्वल्स टू Y, ये जो हम यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं अलजेब्रा, जिसमें कि हम नंबर्स के साथ साथ क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी बुक इंग्लिश में है, आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनकी बुक हिंदी में होती है, तो उसमें हिंदी के अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, उसमें ABCD की जगह क ख ग घ लिखा रहता है। समझ में आ रही बात? समझ आ गई बात? तो ये कहते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आप क्या क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा में नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स के भी बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के भी बारे में आप पढ़ते हैं, दोनों को मिला के आप मैथ्स पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब हम इनको लिखते हैं, ठीक है, इनको लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2A, ये मैंने एक टर्म लिखी, क्या लिखा? 2A। तो ऐसे फिर मैंने लिखा 2A + 5, ये मैंने 2
टर्म लिखे, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। जब बीच में एक प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो उसको एक टर्म कहते हैं, वो उससे दो टर्म बन जाते हैं। मतलब इसमें तो कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, ये एक ही टर्म है। इसमें कितने हैं? दो। अगर मैं लिखूँ 2a + 5b + c, इसमें कितने टर्म हो गए? 3। ठीक है, समझ आ गया? ये जो मैं लिख रही हूँ इनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इनको? अलजेब्रिक। आगे जाके इन्हीं के नाम हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या नाम हो जाता है इनका? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जब आप आगे की क्लास में क्लास 9 पे पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर को, जिसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको जब आप थोड़ा ब्रॉड टर्म में पढ़ेंगे तो इसको अगली क्लास में आप पॉलिनोमियल्स के नाम से पढ़ेंगे क्लास 9 में, और क्लास 10th में भी आप इसको किससे पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स के नाम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है। जब मैंने लिखा 2a, तो ये जो 2 मैंने लिखा ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है। क्या 2 की वैल्यू कभी 1 हो सकती है? नहीं। तो जो चेंज नहीं होता उसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? कांस्टेंट। और जो चेंज हो सकता है, ये जो a है, a की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, होगी कि नहीं? मान लिया मैंने अपने किसी क्वेश्चन में राजू की एज को x सपोज किया तो a की कुछ और, x की कुछ और वैल्यू आएगी, या a सपोज किया तो a की कुछ और। किसी और क्वेश्चन में मैंने किसी चीज़ के रेट को a सपोज किया और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद a की कुछ और वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज होती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है हर क्वेश्चन में चेंज हो जाती है। और कांस्टेंट किसको कहते हैं? नंबर्स। किसको कहते हैं? नंबर्स। जब मैंने ऐसे, जब मैं लिखती हूँ अलजेब्रा में, जब हम लिखते हैं, मान लिया मैंने 5a लिखा है, तो इस 5 के और a के बीच में मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। जब कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है? मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई के साइन को अलजेब्रा में दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो इसको 5 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। ध्यान ये रखेंगे, पहले नंबर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? अल्फाबेट। पहले क्या लिखते हैं? नंबर, फिर क्या लिखते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशंस के कुछ नाम होते हैं। नाम किस हिसाब से होते हैं? नाम होते हैं टर्म्स के हिसाब से कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अगर एक ही टर्म है, जैसे ये मैंने अभी लिखा था 2a, तो इसका नाम होता है मोनोमियल। मोनो माने एक होता है, मोनो माने क्या होता है? एक। अगर दो है, जैसे कि 3 है, इसको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। 3 है तो ट्राइनोमियल। 3 है तो ये दो टर्म हो गए ना, हो गए कि नहीं? ये हो गए ट्राइनोमियल। क्या हो गए? ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। ऐसे ही अगला हो जाएगा 4 के लिए टेट्रानोमियल। 4 के लिए टेट्रानोमियल, टेट्रा का मतलब 4 होता है। 5 के लिए पेंटानोमियल। ठीक है, 6 के लिए हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आगे डेकानोमियल 10 तक। लेकिन जनरली इनको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। जनरली क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? ये है। अब एक आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टर्म्स क्या होता है? अनलाइक। एक जैसे टर्म्स लाइक होते हैं, जिनमें कि वेरिएबल एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x और लिखा 2x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा वेरिएबल आ रहा है। क्या आ रहा है? x। नंबर कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? अगर मैंने लिखा 5xy और फिर लिखा 6xy, ये भी लाइक है, इनमें भी दोनों एक ही जैसे वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स होते हैं। और अनलाइक टर्म्स क्या है? जैसे मैंने लिखा 2x और दूसरा लिखा 5y, तो ये अनलाइक टर्म्स है, एक जैसे नहीं है। एक में x आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है? y। अब इससे होता क्या है? लाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। जैसे इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, कितना आ जाएगा? 5x और 7। इन दोनों को माइनस भी कर सकती हूँ, कितना आ जाएगा? 0। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई तो दोनों को कर सकते हैं, लाइक को भी कर सकते हैं, अनलाइक को भी। डिवाइड भी दोनों को भी कर सकते हैं, लाइक को भी कर सकते हैं, अनलाइक। ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस सिर्फ लाइक को ही करेंगे। ठीक है, अब 2x में से y माइनस नहीं होगा। अगर ऐसे ही लिख सकते हैं, बस इसको खाली 2x माइनस y लिख सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन माइनस करके निकाल नहीं सकते। समझ में आ गया? अनलाइक टर्म्स को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, लाइक टर्म्स को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका पावर हमेशा 1 ही हो, पावर 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, एक जैसे मैंने ये लिखा 5x²
स्क्वायर, ये पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो मैंने एक पावर वाले, सिंगल पावर वाले आपको बताए थे। एक से ज़्यादा पावर वाले भी हो सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिखा, ठीक है। समझ में आया? ये एक ही वेरिएबल में लिखा है, दो वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। 5x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है ना, इसको इसका कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है, ये बताइए कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे 6। अगर पूछा जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आप साइन के साथ बताएंगे। पूछूंगी x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे मैम माइनस है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.1 खोलिए। एक्सरसाइज नंबर 9.1 खोलिए, पेज नंबर है 140। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए और उनके कोफिशिएंट भी बताइए। तो मेरे को देखो, इसको कैसे करोगे कॉपी में, ऐसे पहला क्वेश्चन मैं करके बता रही हूँ, बाकी आप करेंगे। 5xyz स्क्वायर, क्या लिखा है देखो, ध्यान से देख लो। 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ऐसे ही है ना, xyz स्क्वायर माइनस 3z। तो ये कह रहा है पहले तो इसके पहले आप एक्सप्रेशन लिखना, फिर टर्म्स लिखना, फिर उसके कोफिशिएंट लिखना। कैसे? मैं जब इसको करूँगी तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिखूँगी यहाँ, उसके बाद लिखूँगी टर्म्स, फिर लिखूँगी कोफिशिएंट। 3 कॉलम बनाऊँगी। जैसे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको एग्ज़ाम में, कॉपी में वैसे ही करना है। मैंने नोटिस किया बहुत सारे बच्चों ने गाइड से, रिफ्रेशर से उतार के किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आपने उल जलूल मेथड से इधर उधर से क्वेश्चन किए तो मैं आपकी बहुत पिटाई कर दूँ, क्योंकि आपको पता तो होता नहीं है उसमें हो क्या रहा है, बस आप गाइड से या किसी चीज़ से उतार के ले आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन किए पिछले एक्सरसाइज में, मैं पीटूंगी बहुत। जब सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ स्कूल में, एक एक क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ कि कैसे होगा, तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है, आप उल जलूल तरीके से करके लाते हैं। यहाँ देखो, इसमें मैं टर्म में तो मैं एक्सप्रेशन में तो इसको पूरा उतार लूँगी, ये पूरा एक्सप्रेशन जो मुझे दिया था। उसके बाद टर्म्स इसमें 2 हैं, एक ही माइनस का साइन है, तो टर्म कितने हैं? 2। पहला टर्म है इसमें 5xyz स्क्वायर और दूसरा टर्म है इसमें माइनस 3z। ये 2 टर्म है, ठीक है। पहले मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया, उसमें 2 टर्म बन रहे तो मैंने 2 टर्म लिख दिया। दूसरा एक्सप्रेशन में नीचे से लिखूंगी, समझ में आया? फिर उसमें जितने टर्म्स होंगे वो लिखूंगी। अब इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट है 5, इसका है 5, यहाँ लिख दूँगी 5, इसका है -3, यहाँ लिखूंगी -3। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। बात समझ में आ गई? आपने ऐसे ही करना है, यहाँ अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसमें अगर 2 टर्म है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर उनके कोफिशिएंट लिखेंगे। कर लेंगे कि नहीं? जैसे अगला वाला जो है उसमें 1 + x स्क्वायर है, तो इसमें टर्म कितने बनेंगे? 3। एक बनेगा x स्क्वायर, एक x और एक 1। ये इधर से लिखेंगे तो पहला 1, दूसरा x, तीसरा x स्क्वायर। तो 1 का कोफिशिएंट तो 1 ही हो गया, x का कोफिशिएंट 1, जिसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1। कर लेंगे। जहाँ माइनस है वहाँ माइनस के साइन के साथ ही लेंगे कोफिशिएंट। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इनको अब इसमें क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आप घर में कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, यहाँ लिखेंगे मोनोमियल, 3 कॉलम बनाएंगे, 3 ही चीज़ें पूछिए ना इसमें। दूसरा कॉलम बनाएंगे बाइनोमियल, ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। तीसरा कॉलम बनाएंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब आप इसमें से छाटेंगे, पहले एक साथ सबको छाटने की कोशिश मत करना, पहले इसमें से देख लो कि सिर्फ मोनोमियल कितने, एक टर्म वाले कितने हैं। तो एक तो मुझे 1000 ही दिख रहा है सबसे पहले, एक ही टर्म है इसमें, ठीक है। उसके बाद 7 कहाँ है? 7 + y + 5x है, कॉमा भी तो देखो कहाँ लगा है, PQR है, कहाँ है? हाँ PQR है, ये सिंगल टर्म है, मतलब जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है वो एक टर्म है। फिर बाइनोमियल वाले कौन से? एक तो पहला ही दिख रहा है x + y, ठीक है, तो समझ गए। ऐसे ही एक ट्राइनोमियल कहाँ? 2y - 3y²
बाइनोमियल भी छांट लेंगे। समझ गए मेरी बात? एक तरफ क्या छांट लेंगे? मोनोमियल, दूसरे कॉलम में बाइनोमियल, तीसरे में ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत है आपको? कर लेंगे ना? अगला देखो, छांट लेंगे ना, खाली छांट नहीं तो है, कुछ सॉल्व थोड़ी करना है इसमें। अगला देखो, ऐड द फॉलोइंग, ये काम का है, ऐड द फॉलोइंग। अब ऐड करने में हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स ऐड होते हैं और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। अब देखो मैं पहला वाला बता रही हूँ आपको, इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हैं, पर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेथड इस दोनों बता देती हूँ क्योंकि इसने ऐसे दिया है। पहला है ए बी माइनस बी, क्या है? जो कॉमा कॉमा लगे हैं वहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। फिर है बी सी माइनस सी ए। तो जब आप बी सी माइनस सी ए लिखेंगे तो बी सी को बी सी के ही नीचे लिखेंगे और सी ए यहाँ तो है नहीं तो आगे लिखेंगे। ध्यान दे रहे मेरी बात को? तीसरा आप लिखेंगे सी ए माइनस ए बी, तो सी ए को यहीं लिखेंगे और ए बी को ए बी लिख के नीचे लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? जो जिसके जैसा है उसको उसी के नीचे लिखेंगे। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का। अब हम तीनों सबको प्लस करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का एक जैसे कट गए, प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं, ये भी कट गए और ये भी कट गए, तो आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। दूसरा तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो सिखाने के लिए होता है, जब बच्चों को शुरू में सिखाते हैं ऐड कैसे करते हैं तो ऐसे। जब आपको आइडिया आ जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ये दिया था ना, सब में प्लस लगा दिया क्योंकि ऐड करना है। अब जो एक जैसे हैं उनको एक के बगल में एक लिख लो, ए बी के बगल में ए बी लिख लो, माइनस बी सी के बगल में बी सी लिख लो और माइनस सी ए के बगल में सी ए। ये कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। बात समझ आ गई? एक और बताती हूँ इसका, जैसे ये है एल स्क्वायर, देखो यहाँ लास्ट वाला बता रही, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दूसरा क्या था? एम स्क्वायर प्लस, क्योंकि जोड़ना है तो मैं इसी के बगल में लिख लूँगी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऐड करना है तो ऐड करके लिख लूँगी, प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया? अब देखो यहाँ एम स्क्वायर कितने हैं? 2, एल स्क्वायर भी कितने हैं? 2, और एन स्क्वायर भी कितने हैं? 2। सब प्लस के हैं तो माइनस का तो चक्कर ही नहीं, कटेगा तो एल स्क्वायर में एक और एल स्क्वायर प्लस होगा तो 2 एल स्क्वायर, एम स्क्वायर में एक और एल स्क्वायर प्लस होगा तो 2 एम स्क्वायर, और एन स्क्वायर में एक और एल स्क्वायर प्लस होगा तो 2 एन स्क्वायर। ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं एग्जाम में। या देख रहे हो 2 सब में है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 2 सबका बाहर निकालिए, ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? या एक के नीचे एक रख के भी कर सकते थे, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगला था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और अगला था एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के नीचे फिर प्लस करेंगे तो 2 एम स्क्वायर हो गए, 2 एन स्क्वायर हो गए और 2 एन स्क्वायर हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है आप ऐसे करिए। आपको कौन सा इजी लग रहा है? तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इतना